नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों, पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महान क्रांतिकारी योद्धा के बारे में। आजाद हवा के हर एक सांस में उन मतवाले की महक है। आजादी के हर एहसास में उन क्रांतिकारी का धमक है। हम आजाद हैं आज, पर सिर्फ उन कुर्बानियों की बदौलत। आज हम चंद्रशेखर आजाद की बात आपसे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो भी प्रतियोगिता में शामिल है। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देकर आप विजेता बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते। 23 जुलाई 1906 को इसी गांव भाबरा में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। देश की बाकी हिस्सों के अपेक्षा अपनी ही रफ्तार में चलता ये गांव बेहद पिछड़ा था। चंद्रशेखर तेजस्वी थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल और शरीर से तगड़े होने के नाते मलखम तीरंदाजी का भी बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता खुद ही चुन लेती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्यहीन जीवन चंद्रशेखर को रास नहीं आ रहा था। कई दफा घर पर पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी से इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने बेटे को घर से दूर भेजने को कहां राजी होने वाले थे। 14 साल के होते होते चंद्रशेखर खुद अपना रास्ते बनाने निकल पड़े और काम के तलाश में मुंबई चला गया। मुंबई में रहते हुए चंद्रशेखर को फिर वही सवाल परेशान करने लगा। अगर पेट ही पालना है तो गांव भाबरा क्या बुरा था। अब उन्हें देश में चल रहे आंदोलन का भी ज्ञान हो रहा था। अखबारों पत्रिकाओं से अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिल रही थी। फिर पिता की इच्छा थी कि चंद्रशेखर उच्च शिक्षा हासिल करे, तो उन्होंने काशी कूच कर दिया। काशी उन दिनों न सिर्फ अध्ययन का केंद्र था, बल्कि क्रांति का भी। चंद्रशेखर यूं तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर था। 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेज के बर्बर कार्रवाई ने समूचे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया था। काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ये हुआ संस्कृत कॉलेज से। चंद्रशेखर भी यहाँ धरना दे रहे थे जब पुलिस वहाँ आई और सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा बाकी विद्यार्थी उम्र में बड़े थे और उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई, पर चंद्रशेखर को विकल्प दिया गया कि उन्हें माफी मांगकर चेतावनी के साथ उन्हें छोड़े जा सकते हैं। चंद्रशेखर जब माफी नहीं मांगा तो अंग्रेज अदालत ने उन्हें 15 बेंत लगाने की आदेश दे दी। ये किसी स्कूल की बेंत की तरह नहीं होते थे कि हाथ आगे बढ़ाओ और सजा पाओ। ये पतले और लंबे कसूरी बेंत होते थे, जिन्हें पानी में रखा जाता था। कैदी को बांध दिया जाता था और पूरे जोर से ये बेंत बरसाया जाता था। इतने ताकत से कि पूरे पीठ की चमड़ी उतर जाती, मांस फट जाता और घाव ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते। बड़े से बड़ा अपराधी इस सजा से थर्राता था, पर ये तो चंद्रशेखर आजाद थे। महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से कई क्रांतिकारियों का मोह भंग होने लगा। चंद्रशेखर
उन्हीं में से एक थे। यूं तो क्रांतिकारी संगठनों का शुरुआत बंगाल से हुई थी और वहां अनुशीलन समिति नाम की संस्था वहां काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में था क्रांतिकारी दल। अब इन दोनों संगठनों ने एक साथ आने का फैसला किया और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1923 में चंद्रशेखर इसके सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे और पूरा वक्त देश के नाम समर्पित करते थे। उस दौरान उनके घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी और आजाद की चिंता माँ से पहले भारत माँ की थी। क्रांति के लिए भी धन की आवश्यकता थी और आजाद पर जिम्मेदारी थी कि वह धन जुटाए। चंद्रशेखर आजाद के एक बड़े भाई भी थे। बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ सालों में पिता भी चल बसे और उनकी माँ जगरानी देवी अकेली रह गई। पर चंद्रशेखर आजाद तो अपनी मातृभूमि का प्रण ले चुके थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद आजाद के परिवार उनके साथी क्रांतिकारी ही थे और उनका धर्म देश प्रेम। अब आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों के सोबत में थे। क्रांति की आग हवा के झोंके से नहीं बुझती, वो तो और भड़कती है और लहकती है। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने आजाद को बेचैन कर दिया था, पर बेबस नहीं। और अब तो देश के क्रांति को एक नई ताकत सरदार भगत सिंह के रूप में मिलने वाले थे। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया। आजाद को कुछ पल का संदेह जरूर हुआ था, लेकिन भगत सिंह और उनकी साझेदारी युगों युगों की मिसाल बनने वाली थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी फैसला किया कि अंग्रेजों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अहिंसा अपनी जगह, पर उन्हें यह आभास नहीं होनी चाहिए कि अहिंसा हिंदुस्तान की कमजोरी है। अंग्रेजी हुकूमत की पांव तले जमीन खिसक गई। वो भगत सिंह और आजाद को पकड़ने के लिए छटपटाने लगे। इन क्रांतिकारियों का संघर्ष तो कुछ ऐसा था कि एक दिन में बामुश्किल एक बार का खाना नसीब होता था और पुलिस मौत बनकर हर ओर मंडराती रहती थी। फिर देश प्रेम में मतवाले ये सेनानी कहाँ सहमने वाले थे जो अपने मौत को लेकर ऐसी मजाक कर सके। उन्हें भला किस बात का खौफ। सर पर कफन बांधे ये तो बस भारत माँ के सेवा में जुटे रहते। आजाद के बातों में जैसे भविष्य का आभास था। क्रांतिकारी दल के अगले ही लक्ष्य की पूर्ति में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। आजाद अभी भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश, उन्हें बचाने की पसुपेश में लगे थे। उन्होंने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी, पर उलझनें सुलझ नहीं रही थी। नेहरू ने अपनी जीवनी में इस मुलाकात का जिक्र किया है और कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच रिश्तों की तलखी उस मुलाकात में भी दिखी और जीवनी में भी। 27 फरवरी 1931, एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद।
भगत सिंह की फांसी की मुकर्रर तारीख के 24 दिन पहले अमर चंद्रशेखर आजाद दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एलिफेंट पार्क में लहू से रंगे उस जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के खबर तक नहीं लगने दी गई, पर आवाम का आक्रोश इन संकेतों का मोहताज नहीं था। तो दोस्तों, ये था क्रांतिकारी चंद्रशेखर की गौरव गाथा। अब समय है आपसे सवाल पूछने का, तो ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 5, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, अपना मोबाइल उठाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। पहले अपना नाम लिखिए और प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेज दीजिए। हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।